सुख होता है और सबसे बड़ा दुख भी यही होता है, यानी संतान का दुख। और आज हम सुख दुख की इसी कहानी का विश्लेषण करेंगे और इसके केंद्र में है भारत के महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उनका परिवार। आज बिस्मिल्लाह खान तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब उनके पोते बनारस में मौजूद उनके उस मकान को गिराना चाहते हैं जिसमें उनकी आत्मा बसती थी। इत्तेफाक की बात यह है कि आज ही खान साहब की पुण्यतिथि भी है। बनारस के इसी मकान में उन्होंने शहनाई वादन की कला को तराशा, लेकिन अब उनके पोते चाहते हैं कि इस मकान को गिराकर यहां दुकानें बना दी जाएं, जबकि बिस्मिल्लाह खान के प्रशंसक चाहते हैं कि यहां उनकी याद में एक म्यूजियम बनाया जाए। बिस्मिल्लाह खान को देश ने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनके पुत्र रत्न उन्हें सम्मान नहीं दे पाए। जिस मकान से बिस्मिल्लाह खान को इतना लगाव था कि उन्होंने अमेरिका की नागरिकता को भी इसके लिए ठुकरा दिया था, उसी मकान को आज उनके अपने ही उजाड़ने में लगे हैं। बिस्मिल्लाह खान की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया। अगर वो हिंदी फिल्मों में काम करते, बड़े स्टार बन जाते, तो शायद देश के लोग आज उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मुहिम चलाते। लेकिन रिश्तों के लालच की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि ये भारत के घर घर का किस्सा भी अब बनती जा रही है। इसलिए आज हम बिस्मिल्लाह खान साहब की कहानी को आधार बनाकर भारत के 10 करोड़ बुजुर्गों के दर्द का भी विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितना तैयार है। कोरोना वायरस के दौर में जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई हाईटेक होती जा रही है, ऑनलाइन होती जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस के दौर में हम जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत का एक वर्ग पीछे छूट रहा है। भारत में करीब 48% छात्र किसी न किसी वजह से ऑनलाइन पढ़ाई करने की स्थिति में हैं ही नहीं। भारत में 75% परिवारों की पहुंच आज भी इंटरनेट तक नहीं है। इसलिए आज हम उस वर्ग की बात करेंगे जिसके लिए ऑनलाइन शिक्षा का सपना आज भी बहुत दूर की कौड़ी है। पुराने जमाने में जो लोग सक्षम नहीं थे, जो लोग गरीब थे, वो कहते थे कि वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पैदल चलकर किसी तरह स्कूल में जाया करते थे। लेकिन अब तो स्कूल ही नहीं बचे। जब ऑनलाइन शिक्षा आ गई है तो उन लोगों का क्या होगा जो इतना दूर पैदल चलकर जाते थे? उन लोगों का क्या होगा जो दिया जलाकर, मोमबत्ती जलाकर या फिर किसी गली में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे? वही वर्ग आज इस ऑनलाइन शिक्षा से भी पीछे छूटता जा रहा है, क्योंकि अब तो स्कूल बचे नहीं। शिक्षा का एकमात्र यही जरिया बचा है कि आप ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं। इसलिए आज हम उनकी बात करेंगे और आखिर में हम आपको भारत का एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाएंगे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आज भी कुछ लोग फतवा जारी करने की हिम्मत रखते हैं और देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक फतवा जारी करके लोगों के टीवी देखने, मोबाइल फोन पर गाने सुनने और कैरम खेलने पर रोक लगा दी गई है। इसलिए आज हम उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो भारत को सीरिया और अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको भारत के संस्कारों की भी एक तस्वीर दिखाएंगे जो ये बताती है कि भारत के संस्कार अब कैसे पूरी दुनिया के डीएनए में शामिल हो रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा संस्कार है नमस्ते कहकर अभिवादन करने का। अब दुनिया भर के बड़े बड़े नेता एक दूसरे को नमस्ते कहकर अभिवादन करते हैं। ये शरिया वर्सेस संस्कारों वाला विश्लेषण है जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पालघर में संतों की निर्मम हत्या की सीबीआई जांच की जी न्यूज की मांग को देश भर के संतों का समर्थन मिल रहा है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है, महाराष्ट्र पुलिस की जांच से संत समाज संतुष्ट नहीं है और सुशांत केस की तरह पालघर केस की भी सीबीआई जांच हो। संतों की जो हत्या हुई उनका भी जांच होना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं कराई। ये दुखद है और शर्मनाक है। हमारे संतों के लिए आक्रोश है। जूना अखाड़े के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा, पालघर में साधु हत्याकांड पर अब तक न्याय नहीं हुआ है। इसे लेकर संत समाज और श्रद्धालुओं में गुस्सा है। आरोप पत्र दाखिल किए गए, वे संतोषजनक नहीं है और न ही कोई ढंग से न्याय मिलने वाला है। भारत के सभी संत और अनेक धार्मिक संगठन ये बार बार मांग करते रहे कि उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र सीआईडी ने इस मामले में अब तक 165 लोगों को गिरफ्तार किया है। संतों की निर्मम हत्या के बाद से ही जी न्यूज ने सीबीआई जांच की मुहिम छेड़ी है।
सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ उनकी मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध खुदकुशी की भी जांच करेगी। सीबीआई जानना चाहती है कि सुशांत और दिशा सालियान की मौत में कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन दिशा की संदिग्ध मौत की जांच के लिए सीबीआई की कोई अलग टीम नहीं होगी। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई के बांद्रा में उनके घर में मिला था। सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले 8 जून को दिशा सालियान का शव उनकी बिल्डिंग के नीचे मिला था। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ उनकी मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध खुदकुशी की भी जांच करेगी। सीबीआई जानना चाहती है कि सुशांत और दिशा सालियान की मौत में कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन दिशा की संदिग्ध मौत की जांच के लिए सीबीआई की कोई अलग टीम नहीं होगी। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई के बांद्रा में उनके घर में मिला था। सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले 8 जून को दिशा सालियान का शव उनकी बिल्डिंग के नीचे मिला था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अच्छा भाई और अच्छा साझेदार बताया है। शी जिनपिंग ने कहा है कि सी-पैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। शी जिनपिंग का कहना है कि ये कॉरिडोर दोनों देशों के लोगों को और करीब लाएगा। भारत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का लगातार विरोध करता रहा है। शी जिनपिंग का ये बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की 2 दिन की चीन यात्रा के बाद आया है। फेसबुक इंडिया ने कहा है कि उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पक्षपाती नहीं है और मानकों का उल्लंघन करने वाले लोगों के पोस्ट को हटाना जारी रखेगा। फेसबुक पर कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि उसने बीजेपी के नेताओं के कथित हेट स्पीच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और एमडी अजीत मोहन ने ब्लॉग में लिखा, फेसबुक हमेशा से एक खुला, पारदर्शी और गैर पक्षपातपूर्ण मंच रहा है, जहां लोग स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम पर नीतियां लागू करने को लेकर पूर्वाग्रह का आरोप लगाया गया, जो कि अविश्वसनीय है। चुनाव आयोग ने आने वाले विधानसभा चुनावों और उपचुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया पर गाइडलाइंस जारी की है। उम्मीदवार ऑनलाइन भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगर उम्मीदवार निर्वाचन अफसर के कार्यालय में जाकर नामांकन दाखिल करना चाहता है तो उनके साथ 2 लोग और 2 गाड़ियां ही ले जा सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान जनसंपर्क अभियान के लिए अधिकतम 5 लोग ही जा सकेंगे। चुनावी रैलियों के दौरान गृह मंत्रालय की कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। रैली में कितने लोग आएंगे ये पहले बताना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अफसर चुनावी रैलियों में तैनात किए जाएंगे। वोट देने के लिए मतदाता को ग्लव्स दिए जाएंगे। किसी भी मतदान केंद्र पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। हर मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनर जरूरी होगा। हर मतदाता को मास्क पहनना होगा। मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, साबुन, पानी का इंतजाम जरूरी होगा। इन गाइडलाइंस के जरिए चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे। डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम उन तमाम खबरों को प्राथमिकता देते हैं जो आपके परिवार से जुड़ी हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले उस समस्या का विश्लेषण करेंगे जिसने भारत के कई परिवारों को टूटने की कगार पर पहुंचा दिया है या तोड़ दिया है। ये कहानी भारत के 25 करोड़ परिवारों की है और उन सारे माँ बाप के लिए है जिनके बच्चे हैं और जो ये दुआ करते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनका ख्याल रखें। लेकिन इनमें से ज्यादातर परिवार आज के दौर में एक समस्या से संघर्ष कर रहे हैं और इस समस्या का नाम है लालच। लालच सिर्फ रिश्तों की बलि नहीं लेता बल्कि एक पूरे परिवार की विरासत को भी बर्बाद कर देता है। हमारी इस कहानी के केंद्र में है मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उनका परिवार। वर्ष 2006 में आज ही के दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन 90 वर्ष की उम्र में वाराणसी में हुआ था। यानी आज उनकी पुण्यतिथि और यह बहुत दुख का विषय है कि आज ही के दिन, उनकी पुण्यतिथि के दिन हमें आपको यह खबर आज बतानी पड़ रही है। लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर आज उनका परिवार उनकी संपत्ति के नाम पर आपस में लड़ रहा है। वैसे तो वो बहुत लंबी चौड़ी कोई संपत्ति छोड़कर नहीं गए, जो एक मकान छोड़कर गए हैं उस पर भी उनका परिवार आज लड़ रहा है। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से सम्मानित थे और उन्हें वर्ष 1947 में भारत की आजादी की पूर्व संध्या और वर्ष 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर शहनाई बजाने का गौरव प्राप्त हुआ था। बहुत बड़े आदमी थे। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये उस जमाने की हैं जब भारत को आजादी मिली थी और बिस्मिल्लाह साहब की
शहनाई की धुनें सुनकर ही ये देश आजाद हुआ था। लेकिन आज उनकी इस गौरवशाली पहचान पर उनकी अपनी ही संतानों ने हथौड़ा चला दिया है। वाराणसी में जिस घर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब अपने शहनाई वादन को तराशते थे, आज उसी घर को तोड़कर वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश हो रही है। और ये काम कोई पराया नहीं बल्कि उनके अपने ही यानी उनके अपने पोते कर रहे हैं। जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रशंसक ये चाहते हैं कि इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया जाए, क्योंकि ये घर पूरे देश को, पूरी दुनिया को बिस्मिल्लाह खां साहब की याद दिलाता है। इसे एक म्यूजियम बनना चाहिए। शिकायत के बाद जब तक वाराणसी का प्रशासन इस तोड़फोड़ के काम को रुकवाता, तब तक इस घर के उस मकान की छत को तोड़ा जा चुका था जहां बिस्मिल्लाह खां साहब हर रोज रियाज किया करते थे। कहते हैं संतान सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है और संतान का दुख ही सबसे बड़ा दुख होता है। कम से कम भारत में तो लोग यही मानते हैं। संतान के लालच की वजह से ही एक महान कलाकार की आत्मा को चोट पहुंचाने वाली ये खबर ऐसे दिन आई है जिस दिन 14 वर्ष पहले न सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था, बल्कि आज के दिन को पूरी दुनिया में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है। यानी आज का दिन घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने के साथ साथ उनके दुख और दर्द को बांटने की प्रतिज्ञा लेने का भी दिन है। लेकिन वाराणसी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर के साथ जो सलूक हो रहा है वो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी अपने बुजुर्गों को उनके हिस्से का सम्मान नहीं दे पाते। मुसलमानों के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान की शुरुआत ही बिस्मिल्लाह के साथ होती है और इसी कुरान में कई बार इस बात का जिक्र आता है कि हर व्यक्ति को हर कीमत पर अपने बुजुर्गों का सम्मान करना ही चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन से जुड़ा एक किस्सा भी एक ऐसी ही सीख देता है जो आज आपको सुनना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार वो एक ऐसे कमरे में थे जहां उन्हें सुनने के लिए लोगों की बहुत भीड़ जमा थी और इसी दौरान एक बुजुर्ग अंदर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों ने उस बुजुर्ग को अंदर आने की जगह नहीं दी। इस पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वो हम में से एक नहीं हो सकता। इसलिए आज बिस्मिल्लाह खां साहब के जाने के बाद उनकी यादों तक को भी उन्हीं के कमरे में जगह नहीं मिल पा रही है। हिंदी में भी एक कहावत बहुत मशहूर है, शायद आपने भी सुनी होगी वो कहावत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी अगर आपका पुत्र कपूत है तो फिर आपके लिए धन दौलत जमा करने का क्या फायदा, वो तो धन दौलत को वैसे भी गंवा ही देगा। और अगर पुत्र सपूत है, बच्चा अगर आपका सपूत है, तो भी आपको धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि काबिल पुत्र धन दौलत अपने आप कमा लेगा। लेकिन कहावतों और किस्से कहानियों से हटकर सच ये है कि भारत में आज भी करोड़ों बुजुर्ग अपनी ही संतानों के साथ संपत्ति के विवाद में उलझे हुए हैं। बिस्मिल्लाह खां की यादों और उनकी विरासत के साथ उन्हीं के परिवार के कुछ लोग जो कर रहे हैं वो भारत के सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के आधे से ज्यादा बुजुर्गों की कहानी है। इसलिए आज हम एक ऐसे विषय पर आपके साथ संवाद कर रहे हैं जिस पर हमारे देश का मीडिया बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, इसमें टीआरपी नहीं है। इसलिए आप इसे सिर्फ बिस्मिल्लाह खां साहब की खबर मानकर मत देखिए, ये भारत के 25 करोड़ परिवारों को प्रभावित करने वाली खबर है। अब आप ये समझिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की संपत्ति के लिए कौन कौन लड़ रहा है और उनके अपने परिवार में कौन कौन शामिल है। बिस्मिल्लाह खां साहब के जिस घर के लिए ये पूरी लड़ाई चल रही है वो वाराणसी के सराय हाडा में भीखा शाह गली में मौजूद है। इस घर का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए अलग अलग लोग इस पर दावा कर रहे हैं। उनका परिवार काफी बड़ा है। इसमें सबसे अहम किरदार का नाम है मोहम्मद सिब्तैन सिप्पू, जो बिस्मिल्लाह खां के पहले बेटे हाजी मेहताब हुसैन के बेटे हैं। मोहम्मद सिब्तैन और उनकी पत्नी का कहना है कि इस घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है और क्योंकि उनके खुद के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए वो इस घर के एक हिस्से को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है। बिस्मिल्लाह खां साहब के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और 2 पुत्र अभी जीवित हैं। बिस्मिल्लाह खां के 5 बेटों के नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। हाजी मेहतान हुसैन और उनके बाकी के 4 भाई, नैयर हुसैन, जामिन हुसैन, कासिम हुसैन और नाजिम हुसैन।
कुल मिलाकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के परिवार में उनके 15 पोते और 4 पोतियां हैं और उनका फैमिली ट्री इस समय आपकी स्क्रीन पर है। जो लोग इस घर को नहीं तोड़ना चाहते उनमें बिस्मिल्लाह खां के सबसे छोटे बेटे नासिम हुसैन और उनके पोते नासिर अब्बास शामिल हैं। परिवार के बाकी बचे सदस्यों की इस पर क्या क्या राय है उसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी विरासत और यहां तक कि उनकी शहनाइयों के प्रति उनके परिवार के कुछ सदस्यों का लालच पहले भी देश देख चुका है। आपको आज हैरानी होगी ये जानकर कि वर्ष 2016 में बिस्मिल्लाह खां के इसी पैतृक आवास से उनकी 5 शहनाइयां चोरी हो गई थी, जिनमें से 4 चांदी की थी और 1 शहनाई लकड़ी की थी। ये चोरी उनके चौथे नंबर के बेटे कासिम हुसैन के पुत्र नजरे हसन ने की थी और तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। यानी एक पोते ने ही अपने दादा की इस संपत्ति को चुरा लिया था। कासिम हुसैन के पास से लकड़ी की शहनाई बरामद हुई थी, जबकि चांदी से बनी बाकी की 4 शहनाइयों को गलाकर उन्हें चांदी के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया गया था और बेच दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां के पोते ने सिर्फ, आप सोचिए कितने में ये बेची होंगी। बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाइयां, चांदी की शहनाइयां, उनके अपने पोते ने सिर्फ 17,000 रुपए में एक सुनार को बेच दी थी। यानी बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत रत्न तो मिल गया, लेकिन उनके पुत्र रत्न उन्हें उचित सम्मान नहीं दे पाए। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर में हुआ था और तब उनका नाम कमरुद्दीन खान रखा गया था, लेकिन पहली बार उनके दादा, जो खुद एक शहनाई वादक थे, उन्होंने कमरुद्दीन को बिस्मिल्लाह कहकर पुकारा और फिर जीवन भर वो बिस्मिल्लाह खां के नाम से ही जाने गए। 6 वर्ष की उम्र में वो वाराणसी चले गए और फिर उनका पूरा जीवन गंगा किनारे बसे इसी शहर में बीता। बिस्मिल्लाह खां एक शिया मुसलमान थे और इस्लाम में संगीत पर पाबंदी की वजह से उन्हें कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाह खां साहब पक्के नमाजी थे, लेकिन वो देवी सरस्वती के भी उतने ही बड़े उपासक थे। यानी मस्जिद भी जाते थे और मंदिर भी जाते थे और अपनी शहनाई में 7 सुरों को निखारने के लिए वो देवी सरस्वती की भी नियमित पूजा किया करते थे और इसी वजह से उन्हें गंगा जमुनी तहजीब का सच्चा प्रतीक माना जाता है। अपनी शहनाई को प्यार से खां साहब अपनी बेगम कहकर बुलाया करते थे और उनके निधन के बाद उनके साथ उनकी शहनाई को भी उनके साथ दफना दिया गया था। कितनी भावुक कहानी है ये। बिस्मिल्लाह खां साहब का मानना था कि अगर ये दुनिया नष्ट भी हो जाए तो भी संगीत कायम रहेगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2001 में इस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ठेठ बनारसी थे। उन्हें बनारस और उसकी संस्कृति से इतना प्रेम था कि उन्होंने अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिका में बसने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। आप तो जानते हैं हमारे देश में लोग किसी भी कीमत पर अमेरिका की नागरिकता लेना चाहते हैं, किसी तरह अमेरिका का वीजा ही मिल जाए उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सब लोगों के का एक ही सपना होता है जिसको हम अंग्रेजी में द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। सब अमेरिका जाना चाहते हैं और एक ये शख्स थे जिन्हें अमेरिका में सिटीजनशिप मिल रही थी, रहने की जगह मिल रही थी और उन्होंने बनारस में रहने का फैसला किया क्योंकि उनकी आत्मा इसी घर में बसती थी। इस घर को छोड़कर वो जा नहीं सकते थे, लेकिन आज उनके उसी घर बनारस से उनकी यादों को मिटाने का प्रयास हो रहा है। आज हमें बिस्मिल्लाह खां साहब का एक बहुत पुराना वीडियो मिला है जिसमें वो बनारस से जुड़ी अपनी यादों को बहुत दिलचस्प अंदाज में बता रहे हैं। आज आप सबको ये वीडियो देखना चाहिए। इससे आपको बनारस और बिस्मिल्लाह खां के बीच का प्रेम समझ में आएगा। जिस मकान में वो रहते थे, जिस घर में रहते थे, उस घर में कैसे उनकी आत्मा बसती थी, कितना लगाव था उस घर से उन्हें, ये आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आएगा। और इस वीडियो के जरिए जो वो बात कह रहे हैं, आज वो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और वही घाट है, वही मंदिर है, तमाम दुनिया घूमता हूँ, मजा लेता हूँ, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन जब हम अपने बनारस का ख्याल करता तो यही जगह हमारे सामने रहती है, हमारी निगाह में, और यही ख्वाहिश के लाती है हमें, और हमको सच पूछी तो आनंद भी मिलता है। भाई ये जगह ऐसी है। देखिए दोनों बात है, गंगा जी सामने है, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए, नमाज पढ़ा, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहां जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर तरीके का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। आज मालिक की मेहरबानी से इतने जमाने के बाद आज फिर यहाँ आए हैं, आज वो दर्शन देखना। और देखिए, आप खुद देखिए कि इतना भला मालूम होता है। हिंदुस्तान का तमाम दुनिया में हम घूम रहे हैं,
ये ऐसा कहीं हमको नहीं दिखाई देता। यही जगह है वो जहाँ पर बजड़े सजते थे। महाराज साहब बनारस के यहाँ से भी आते थे लोग साज के, और अपने रईस बनारस के बहुत से रईस दुक्कड़ बनाते थे, उस पर नाच गाना होता था और बड़े बड़े कलाकार उस पर गाना गाते थे। और यही जगह है। तो हमारी हालत ये थी कि कभी इधर घूम के आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं और उस जगह अपना तमाम प्रोग्राम देख रहे हैं और सबको सुन रहा, कोई चैती गा रहा है, कोई घाटो गा रहा है, कोई भांग पिए हुए, कोई बोतल पिए हुए, सब हाँ वाह भैया क्या कहना हो, और चिल्लाहट हो रही है। हजारों आदमी का भीड़ लगा है। अब वो जमाना नहीं है और चाहते हैं कि एक तरह फिर और बुरा मंगल हो जाए यहाँ। बिस्मिल्लाह खां साहब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े कलाकार थे, भारत रत्न थे, भारत के असली रत्न थे। लेकिन जो संतान का सुख उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं। एक दूसरी बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने कभी हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया। अगर हिंदी फिल्मों में काम करते तो आज उनके नाम पर भी बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे होते। इसलिए आज हमने जानबूझकर उनके नाम को लेकर कोई ट्रेंड आपको नहीं दिया। आज हम उनके नाम को ट्रेंड नहीं करवाना चाहते, बस आपको उनकी कहानी बताना चाहते हैं और आपको यह बताना चाहते हैं कि वो इस देश की धरोहर थे, हैं, सदा रहेंगे। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब कला के क्षेत्र में धनवान होने के बावजूद कभी दौलत के धनी बनने की होड़ में शामिल नहीं हुए। लेकिन बिस्मिल्लाह खां की रूह को आज ये सब देखकर बहुत तकलीफ होती होगी और अपने परिवार को इस तरह से लड़ते हुए देखकर भी आज वो बड़े दुखी होंगे। बिस्मिल्लाह खां की गलती सिर्फ इतनी थी, उन्होंने कभी फिल्मों में काम नहीं किया। अगर ऐसा होता तो शायद आज देश की जनता उनके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाकर उनके लिए भी इंसाफ मांगती। लालच एक परिवार की विरासत को कैसे दागदार कर देता है और जिन लोगों पर इस विरासत को संजोकर रखने की जिम्मेदारी होती है वो कैसे चंद रुपयों के लिए एक महान कलाकार की आत्मा को छलनी कर देते हैं, ये समझने के लिए आज आपको बिस्मिल्लाह खां साहब के घर से किया गया हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। मुझे बिस्मिल्लाह कहते हैं और कुरान मजीद शुरू होता है कि बिस्मिल्लाह से है। लेकिन याद रखिए हम सब कुछ हैं नहीं हैं, हम सूर्य के कायल हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जब इस घर में सुबह उठकर फज्र की नमाज के बाद देवी सरस्वती के आशीर्वाद से शहनाई का रियाज करते थे तो काशी के घाटों पर छाई सिंदूरी घन उनकी शहनाई के सुरों से घनघना उठती थी। पवन के पग में नुपुर बजने लगते थे और काशी के हर शख्स का मन मयूरी हो उठता था। ये भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई वादन की ही ताकत थी कि हर छोटा बड़ा शख्स उनका मुरीद था। लेकिन जिस घर में उन्होंने अपनी शहनाई में सुरों की आत्मा को उतारा वो घर ही अब विवाद का केंद्र बन गया है। जिस कमरे की छत उनकी शहनाई के सुरों से स्पंदन करने लगती थी वो विरासत की लड़ाई के नाम पर तोड़ दी गई है। बिस्मिल्लाह खान का पैतृक आवास वाराणसी के सराय खड़हा में भीका शाह गली में मौजूद है। ये काफी पुराना घर है। इस घर से बिस्मिल्लाह साहब को बहुत लगाव था। इस घर और अपने कमरे के लिए बिस्मिल्लाह खां ने अमेरिका जाने तक का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बिस्मिल्लाह खां कला के धनी थे लेकिन वो खुद एक बेहद छोटे से कमरे में रहते थे जहां सुबह उठकर नमाज पढ़ते थे और फिर शहनाई बजाते थे। लेकिन ये छोटा सा कमरा भी अब लालच की बड़ी वजह बन गया है। अब इस घर के कुछ हिस्से को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जा रहा है जिसके लिए बिस्मिल्लाह खां के पोते मोहम्मद सिप्तैन सिप्पू ने सबसे पहले उनके कमरे की छत को ही तोड़वा दिया। मोहम्मद सिप्तैन सिप्पू बिस्मिल्लाह खां के पहले बेटे हाजी मेहताब हुसैन के बेटे हैं। सिप्पू के एक भाई मोहम्मद हसनैन पिछले 20 सालों से अमेरिका में रहते हैं। सिप्पू अब इस घर को रेनोवेट कराने के नाम पर यहाँ दुकानें खोलना चाहते हैं। यानी जिस घर से बिस्मिल्लाह खां को इतना लगाव था अब उसी घर को उनके परिवार के कुछ सदस्य व्यापार का केंद्र बनाना चाहते हैं।
मोहम्मद सिप्तैन ने अपनी मजबूरियां भी गिनाई और इस बात को भी खारिज करने की कोशिश की कि वो इस घर से बिस्मिल्लाह खान साहब की यादों को मिटाना चाहते हैं। आप क्या क्या बनाना चाह रहे थे इस पूरे घर में? तो पूरा 3-4 मंजिल का घर है, इसमें आपका प्लान क्या था? लोग तो ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ यहाँ दुकान बनाकर पैसा कमाने की नियत से आप ये सारी चीजें कर रहे थे। वो मैं उनसे पूछिएगा पहले जाके, जो ये कह रहे पैसा नियत कह रहे, उनका क्या मंशा थी ये? अगर ये मकान किसका है किसका नहीं है, पहले उनसे तो पूछ लीजिए आप। आप अपनी मंशा बताइए ना। मेरी तो मंशा, देखिए मैं जहाँ बैठा हूँ, हाँ। मैं जहाँ बैठा हूँ ये पूरा फ्लोर मेरे दादा का संग्रहालय बनाऊंगा मैं। इसके ऊपर मैं रहने का रहायशी मकान, ये मकान रहायशी है, इसके ऊपर मैं रहने के लिए बनाऊंगा अपना मकान। मैं कई बार आपके घर में आ चुका हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि इस घर को जैसा है ऐसा ही रेनोवेट कर देना चाहिए? दुकान बनाने की क्या जरूरत है? फिर मेरा खर्च कहाँ से चले घर का? मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप देंगे मुझे खाने के लिए? मेरी खर्च पूरा करेंगे आप? सरकार तो पूछने नहीं आती कोई मैं किस हाल में हूँ। जब मैं कोई नहीं बनाऊं तो मैं कहाँ से खर्चा, मैं कहाँ से खाऊंगा? सड़क पे भीख मांगूंगा मैं, ये धरवा लेके मैं भीख मांगूंगा सड़क पे। हमने मोहम्मद सिप्तैन की पत्नी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। स्थानीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता तारिक आजमी ने बिस्मिल्लाह खां के घर को तोड़ने का सबसे पहले विरोध किया था। तारिक आजमी ने बताया कि अपने फायदे के लिए उस्ताद के परिवार के कुछ सदस्य उनकी पहचान मिटाने पर उतारू है। डेवलप करने पे उनको एक फायदा होगा। अभी मकान पे हाथ भी नहीं लगा, एक ईंट नहीं टूटी थी। 3 से 4 करोड़ में मकान के बेसमेंट का सौदा हो जाता है, एडवांस दिल जाता है 3-4 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए एडवांस मिलता है, 4 दुकानें बिक जाती हैं। भूख का, पैसे की भूख जो होती है वो चारों तरफ दिख रही है, सिर्फ पैसे की भूख है। इसी कमरे के लिए तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति ने बिस्मिल्लाह खान साहब को ग्रीन कार्ड के साथ जो है वहाँ का रहने का ऑफर दिया था, वहाँ का बंगला देने की बात किया था। उस्ताद साहब ने ये कहा था उस वक्त कि मेरे हुजरे में मेरी जो खटिया है वैसी मीठी नींद आपके महल में नहीं आ सकती है। तो उस वजह से उन्होंने उसको ठुकराया था, कहा मेरा हुजरा काफी है। तो एक तरीके से उनका जो कमरा वो हुजरा है वो देश की विरासत है। जब हम बिस्मिल्लाह खां के घर पहुंचे और वहां पर तमाम लोगों से मुलाकात की तो कई चीजें सामने आई। ये हैं मोहम्मद सिप्तैन सिप्पू, जो इन दिनों घर को तोड़वा रहे हैं। इनका कहना है कि अपनी रोजी रोटी के लिए हमें कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, इसलिए हम घर के नीचे वाले फ्लोर पर दुकानें बनवा रहे हैं। लेकिन बिस्मिल्लाह खां के सबसे छोटे बेटे नाजिम हुसैन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि ये सब लालच की वजह से हो रहा है और मोहम्मद सिप्पू के पास काफी पैसे और बड़े शहरों में मकान है और इस पुश्तैनी घर को बिल्डर्स के हाथों बेचने की साजिश पैसों के लालच में रची जा रही है। जो शख्स उस कमरे में 90 साल रहा हो, रियाज भी कर रहा हो, नमाज भी पढ़ रहा हो, मेरे नमाज तो 10 मिनट की 5 मिनट की होती है, लेकिन वो मेरे वालिद नमाज लोग 1.5 घंटा 2 घंटा लोग कहते थे यार 1.5 घंटे 2 घंटे ये कौन सी नमाज है। उसको इन दौलत के लालचियों ने एकदम खत्म करने की कोशिश कर दी और ये कि मतलब वो मर गए, कहानी खत्म। बिस्मिल्लाह खां के अनुयायी और शिष्य भी यही चाहते हैं कि उस्ताद साहब की रूह को इसी घर में अपना मकाम मिले और इसे लालच नहीं बल्कि कला के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। कुछ लोग उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमें पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग इसमें कहकशां नाजिम भाई बहुत रो रहे हैं कि इस कमरे को और उनकी चीजों को बचा लिया जाए। वो बाहर फेंका गया है। हमारे बनारस के डीएम और कमिश्नर जी से मेरा गुजारिश है कि वो कमरा, वो याद पूरे भारतवासी का है, वो बचा लिया जाए। बिस्मिल्लाह खां के पोते भले ही अब घर को तोड़कर दुकान बनाने की बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन जब हम उनके घर पहुंचे तो कई दावों पर सवाल खुद ब खुद खड़े हो गए। बिस्मिल्लाह खां के कमरे के बाहर बैठी ये महिला कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन इनके बोलने से पहले ही सिप्पू ने बीच में इन्हें रोक दिया। इस घर को कैसे बनाना चाह रहे हैं? कौन? जी जी। हालांकि फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने इस तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है, लेकिन एक महान कलाकार के जाने के बाद उसी विरासत को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई बताती है कि भारत में आज भी लालच ही टूटते रिश्तों की सबसे बड़ी वजह है, फिर चाहे ये रिश्ते किसी के जीते जी टूटे या फिर उसके जाने के बाद। मुझे बिस्मिल्लाह कहते हैं और कुरान मजीद शुरू होता है कि बिस्मिल्लाह से है, लेकिन याद रखिए हम सब कुछ हैं
नहीं हैं, हैं। हम सूर्य के कायल हैं। सूर्य जो है किसी की मजाल नहीं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि जो उसको कम कर दे। नहीं, सुर माने एक आवाज है। जी हुजूर, वो आवाज क्या है? बिस्मिल्लाह खां के चाचा अली बख्श छोटी सी उम्र में बनारस लेकर आए थे उन्हें। वो उन्हें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन बनारस आकर बिस्मिल्लाह खां सिर्फ संगीत के रस में डूब गए। एक 6 इंच की नफीरी का सुर साधने की जो जिद बरसों पहले शुरू हुई थी, उसने साधना का रूप ले लिया था। और यही साधना करते करते उन्होंने बनारस को अपनी कर्मस्थली बना लिया और काशी के इस कलाकार ने शहनाई को देश की पहचान में बदल दिया। उनके शागिर्द उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे, लेकिन बनारस के इस बाबा की आत्मा पर आज उनके परिवार का लालच ही बोझ बन गया है। और इस बोझ के तले एक समृद्ध विरासत दबने लगी है, दरकने लगी है। वाराणसी से विशाल पांडे की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाह खां साहब की संपत्ति पर विवाद तो उनके जाने के बाद हो रहा है। उनके जीते जी होता तो उन्हें और भी बहुत दुख होता। लेकिन भारत में करोड़ों बुजुर्ग आज ऐसे हैं जो जीते जी अपनी ही संतानों के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है, इसलिए आज भारत के सभी बुजुर्गों की बात करना भी जरूरी है। हेल्पेज इंडिया नामक एक एनजीओ द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के 48% बुजुर्ग अपने ही बेटे बेटियों या पोते पोतियों के साथ संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि 52% बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें अपनी ही संतानों से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए कानून की मदद लेनी पड़ती है। भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। भारत में करीब 10 करोड़ 40 लाख सीनियर सिटीजन रहते हैं। इनमें से 5 करोड़ 30 लाख पुरुष हैं और 5 करोड़ 10 लाख महिलाएं हैं। इनमें से 65% बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। भारत के शहरों में रहने वाला एक बुजुर्ग औसतन हर महीने सिर्फ 600 रुपए से 1500 रुपए में गुजारा करता है। फिर से आप सुन लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। 600 से 1500 रुपए प्रति महीने में गुजारा करता है, जबकि गांवों में यह आंकड़ा और भी नीचे चला जाता है। 400 से 700 रुपए के बीच ये आंकड़ा है गांवों में। अब आप खुद सोचिए, आप गांव में रहें या किसी भी जगह रहें, 400 से 700 रुपए के बीच में अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? लोग अक्सर भूल जाते हैं कि भारत की आबादी प्रतिवर्ष 2% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो भारत में बुजुर्गों की आबादी 4% की रफ्तार से बढ़ रही है और भारत इन बुजुर्गों की अनदेखी नहीं कर सकता। कर्म पुराण में कहा गया है कि माता पिता, शिक्षक और बड़े भाई का हर स्थिति में सम्मान किया जाना चाहिए और घर के पुत्रों को चाहिए कि वो हर कीमत पर वृद्ध माता पिता का सम्मान करें और उनके हितों की रक्षा सबसे पहले करें। तैत्तिरीय उपनिषद में छात्रों से कहा जाता है कि आप ऐसे व्यक्ति बने जिसके लिए उसकी मां देवी समान है और पिता देवता समान है। यानी भारत ऐसा देश है जहां माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि भारत की नई पीढ़ी धीरे धीरे अपने संस्कारों को अब भुला रही है। भारत को श्रवण कुमार का देश माना जाता है, लेकिन स्थितियां बताती हैं कि अब भारत में धीरे धीरे बुजुर्गों का सम्मान कम होता जा रहा है, जबकि दुनिया के कई देश बुजुर्गों के हितों की रक्षा के लिए नए नए कानून बना रहे हैं, जरूरी कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 18% है, जहां नेशनल हेल्थ सर्विस के तहत बुजुर्गों का इलाज बिल्कुल मुफ्त है और वहां की सरकार ने एक बुजुर्गों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। यह मंत्रालय अकेले रहने वाले बुजुर्गों की समस्याओं का भी पूरा ध्यान रखता है। जापान की 27% आबादी इस समय 65 वर्ष से ज्यादा उम्र की है, लेकिन वहां के बुजुर्गों का स्वास्थ्य दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। भारत में भी ऐसे कानून मौजूद हैं जो कहते हैं कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उनकी संतान और रिश्तेदारों की है और ऐसा ना करने पर जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन फिर भी भारत में बुजुर्गों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2026 तक हमारे देश में करीब 17 करोड़ बुजुर्ग आबादी होगी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बुजुर्ग पेंशन के नाम पर सरकारें अपनी जीडीपी का सिर्फ
0.32% हिस्सा ही खर्च करती हैं। देश के हर 8 में से एक बुजुर्ग को लगता है कि उनके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के 90% बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए सारी उम्र काम करना पड़ता है, यानी उन्हें रिटायर होने की भी सुविधा नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आज जवान हैं वो कल बूढ़े भी होंगे, और अगर हम अपनी पिछली पीढ़ी को सम्मान नहीं देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमें सम्मान नहीं देगी। इसलिए अगर आपके आसपास किसी बुजुर्ग को सताया जा रहा है तो आप फौरन आवाज उठाइए और बुजुर्गों की मदद जरूर कीजिए। इसके लिए किसी हैशटैग की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके आसपास बुजुर्गों का अपमान हो रहा है तो आप 100 नंबर पर पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पेज NGO है एक, उसका टोल फ्री नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है 1800-180-1253। इस पर भी शिकायत की जा सकती है। मोबाइल ऐप वो भी आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां पर भी शिकायत कर सकते हैं। हमारे देश में बुजुर्गों के सम्मान के लिए सभी लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, और सोच बदलेगी तभी बुजुर्गों का जीवन बदलेगा और फिर पूरा देश बदलेगा। कल हमने आपको बताया था कि संख्या की शक्ति क्या होती है, और अगर इस देश के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो संगठन की शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को हो सकता है। और यह एहसास अभी हाल ही में आपने देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच इसी संगठित शक्ति के आधार पर CBI को सौंपी गई, क्योंकि पूरे देश के लोगों ने एक मुहिम चलाई। इसलिए आप लोग अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस संगठन की शक्ति से आपको और भी कई काम करने हैं और कई क्रांतियां करनी है। आज हम आपको एक और बात याद दिलाना चाहते हैं। इसी साल अप्रैल में महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की एक भीड़ ने हत्या कर दी थी। ये तस्वीरें आपको आज भी याद होंगी। 2 साधु अकेले थे, पुलिस ने उन्हें बचाया नहीं और हिंसक भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद से ही जी न्यूज ने इस मामले की CBI जांच के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, क्योंकि हम चाहते हैं इस मामले की CBI जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि इस मामले की जांच महाराष्ट्र में ठीक से हो ही नहीं सकती। सुशांत सिंह की मौत की जांच के बाद अब इन साधुओं की हत्या की जांच भी CBI को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर ही इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी और पूरा सच देश के सामने आ पाएगा। इसलिए आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने और इन साधुओं को इंसाफ के लिए अपनी संगठन की शक्ति का इस्तेमाल जरूर करें। अब हम एक और ऐसी खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे जो भारत के करोड़ों परिवारों से जुड़ी हुई है। इस विश्लेषण के केंद्र में है ऑनलाइन शिक्षा और भारत में इसका भविष्य। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना वायरस के इस दौर में भारत ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार है और इसका भविष्य भारत में क्या है। क्या भारत के सभी वर्गों के छात्र आसानी से ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकते हैं। अगर आप युवा हैं तो आपने अपनी पिछली पीढ़ी के मुंह से ये कई बार सुना होगा कि शिक्षा हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज भी पुरानी पीढ़ी के कई लोग ऐसे किस्से हमें सुनाते हैं कि उन्होंने स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर तक वो पैदल जाते थे। कई लोग नदियां पार करके जाते थे, यानी स्कूल पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष था। स्कूल पहुंचना और फिर वहां से वापस आना। या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई मोमबत्ती या दिया जलाकर की, क्योंकि तब उनके घर में बिजली नहीं थी, या फिर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उदाहरण के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम अपनी शिक्षा जारी करने के लिए न्यूज़पेपर बेचा करते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। हालांकि आज स्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर संघर्ष की कहानी पहले जैसी ही है। बस फर्क इतना है कि पहले के लोग स्कूल जाने के लिए संघर्ष करते थे और आज की पीढ़ी को ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि स्कूल तो अब बंद है, इसलिए स्कूल पहुंचने का संघर्ष अब लोगों के जीवन में नहीं रहा, लेकिन एक नया संघर्ष शुरू हो गया, खास तौर पर गरीब परिवारों के छात्रों के लिए, क्योंकि अब ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से भारत के सभी स्कूल बंद हैं और अभी इनके जल्दी खुलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, और हो सकता है जब खुल भी जाएं तो आगे की जो पढ़ाई है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसलिए ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है।
लेकिन भारत में सभी परिवारों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है और यही वो वजह है जिसने डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल खाई अमीरों और गरीबों में पैदा कर दी है, जिसे भारत को जल्द से जल्द भरना होगा। एनसीईआरटी के एक ताजा सर्वे से यह पता चलता है कि भारत के 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है। 28% छात्र बार बार बिजली जाने की वजह से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 33% छात्रों ने यह माना है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वो पढ़ाई पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हो रही है। इस सर्वे में 50% छात्रों ने तो यह भी कहा कि उनके पास स्कूल की पुस्तकें ही नहीं हैं, यानी ऑनलाइन ही नहीं, छात्रों को ऑफलाइन पढ़ाई में भी बहुत समस्या आ रही है। हालांकि एनसीईआरटी की वेबसाइट पर कई विषयों की ई बुक्स हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, जिससे आज भी देश के करोड़ों बच्चे वंचित हैं। जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, यह सर्वे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में पढ़ने वाले 34,000 छात्रों, उनके मां बाप और अध्यापकों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया। अब आप सोचिए, जिस देश में 27% छात्रों के पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है और जहां बार बार बिजली जाने की वजह से 28% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते, उस देश में ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य क्या होगा? इन दोनों आंकड़ों को अगर जोड़ लिया जाए तो एक बात साफ होती है कि अभी भारत के आधे से ज्यादा छात्र ठीक तरह से ऑनलाइन शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसे के साथ साथ आपके जो माँ बाप हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप का इतना पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को इंटरनेट कनेक्ट कर दे सके, वो अपने बच्चों के लिए लैपटॉप को ऑपरेट करना जानते हो, स्मार्टफोन को ऑपरेट करना जानते हो। भारत में स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या 30 करोड़ है और ये सभी छात्र फिलहाल स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90 लाख छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा की अभी कोई सुविधा नहीं है। भारत में 24% घर सिर्फ स्मार्टफोन्स के जरिए इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और सिर्फ 11% परिवार ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई कंप्यूटर है। ग्रामीण भारत में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। भारत के गांवों में 16% घरों में सिर्फ 1 घंटे से 8 घंटे तक ही बिजली आती है। ग्रामीण भारत के 33% घरों में 9 से 12 घंटे और 47% घरों में 12 घंटे से ज्यादा बिजली आती है। भारत की 66% आबादी आज भी गांवों में रहती है और अगर इस आबादी को 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तो यहां गांवों में रहने वाले छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? गांव में रहने वाली भारत की इस 66% आबादी में से सिर्फ 16% की पहुंच इंटरनेट तक है। सबसे गरीब 20% परिवारों में से सिर्फ 3% परिवारों की पहुंच किसी कंप्यूटर तक है और 9% परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। जिन घरों में इंटरनेट की पहुंच है भी, उसमें से 3% घरों में इंटरनेट बार बार बाधित हो जाता है, यानी कनेक्शन कट जाता है और 53% घर पुअर कनेक्टिविटी का सामना करते हैं क्योंकि सबके पास बहुत मजबूत वाईफाई सिस्टम्स नहीं है। 32% घरों में ब्रॉडबैंड का सिग्नल आता ही नहीं है, यानी उनके पास ब्रॉडबैंड नहीं है। यह डिजिटल डिवाइड देश के अमीर और गरीब राज्यों में और भी बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली, केरल और हरियाणा में इंटरनेट की पहुंच सबसे ज्यादा लोगों तक है, जबकि असम को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इंटरनेट की पहुंच सबसे कम है। यह डिजिटल खाई बहुत गहरी हो चुकी है और एक बात आप जान लीजिए, इस डिजिटल डिवाइड का, इस खाई का धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसका जातियों से भी कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ डिजिटल आधार पर 2 वर्ग हमारे देश में बन गए हैं, एक वो जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है और एक वो जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है। और भारत को ऑनलाइन शिक्षा के रास्ते पर ले जाने के मिशन में यही सबसे बड़ी बाधा है। इसकी वजह से माता पिता और छात्रों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इस पर आज हमने एक विश्लेषण तैयार किया है। अगर आप मोबाइल फोन या किसी इंटरनेट डिवाइस पर हमारा ये विश्लेषण देख रहे हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, लेकिन आज आपको उन लोगों की परेशानियों को भी समझना चाहिए जो चाहकर भी इंटरनेट के जरिए शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं क्लास अटेंड करता हूँ तो क्लास अटेंड हो नहीं पाती है और बीच बीच में क्लास रिमूव हो जाती है।
कभी मेरी छोटी बहन पढ़ती है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस मुमकिन ही नहीं है। हम ऐसे ही घर पे बुक्स से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में डिजिटल भारत का सबसे सटीक रियलिटी टेस्ट भी हो गया है। देश का बच्चा बच्चा ऑनलाइन क्लास में पढ़ने आया तो पता चला कि डिजिटल भारत बनने के लिए देश कितना तैयार है। शहर हो या गांव, हमने ये समझने की कोशिश की कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या बच्चे कुछ पढ़ पा रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूलों की फीस का मीटर चलता रहे, इसलिए ये सारी कवायद की जा रही है। ये बच्चे नोएडा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आदित्य 9वीं क्लास में है। इस वक्त टीचर क्लास ले रही है। दूसरी तरफ आदित्य का छोटा भाई सूर्यांश है, जो अपने पापा के साथ मोबाइल पर पढ़ाई कर रहा है। ऑनलाइन क्लास की मजबूरी है कि छोटे बच्चों के साथ अभिभावकों का होना जरूरी है। सडनली जो ऑनलाइन क्लासेस का स्कूल ने डिसाइड करा, तो हमारे पास उसके लिए तैयारी कुछ नहीं होने की वजह से, चाहे इंटरनेट हो, मोबाइल हमारे पास लिमिटेड था, हमें मोबाइल भी खरीदना पड़ा, लेकिन आप कितना करोगे, तो उसके हिसाब से अभी अगर आप देखें तो मोबाइल बच्चों को, छोटा बच्चा होने की वजह से उनके साथ में आपको इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर कुछ बता रही है तो उस तरह से ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहे, इसके लिए परिवारों का घर खर्च बढ़ गया है। वाईफाई के कनेक्शन के साथ साथ कंप्यूटर को भी अपग्रेड किया गया। हम भले ही डिजिटल भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हों, लेकिन घर में जो बच्चे हैं, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था से सीधे ऑनलाइन क्लासेस की शिक्षा व्यवस्था पर शिफ्ट करना अर्बन इंडिया यानी कि शहरी भारत के लिए भी उतना आसान नहीं था। इसी का नतीजा आप यहाँ देख रहे हैं। 2-2 कनेक्शन है, अनलिमिटेड 5G लिया गया है, बिल की परवाह ना करते हुए। कोशिश यही है कि किसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के साथ तालमेल बिठाया जा सके, और इसमें अहम लाइन है किसी तरह से, यानी कि ये स्ट्रगल तो शहरी भारत के हैं, तो गाँव में क्या हालात होंगे इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। ये वरालिका है, KG में पढ़ती है। इनकी क्लास भी घर वालों को अपना समय देने पर मजबूर करती है। इनकी ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल डेटा लिमिट बढ़वाने के साथ साथ इनके माँ बाप को नया फोन भी लेना पड़ा ताकि पढ़ाई चलती रहे। लॉकडाउन के बाद जब ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई तो स्कूल ने कभी एंटिसिपेट नहीं किया कि पेरेंट्स के पास मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, वाईफाई है। उन्होंने जस्ट हिटलर की तरह डिक्टेट कर दिया कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करनी ही है। अब पेरेंट्स ने किसी तरीके से स्मार्टफोन्स खरीदे, ठीक है, बच्चे के लिए स्पेशली खरीदना पड़ा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल है, मैं ऑफिस जाऊंगा, बाकी काम है, कॉल आते हैं, और एक सब्सक्राइबर का हमने नेटवर्क चूज किया, उसके नेट यहाँ पे नहीं आ रहा, अच्छा हमें दूसरा सब्सक्राइबर लेना पड़ा वो चलाने के लिए। अभिभावकों की परेशानी ये है कि स्कूल अपनी फीस हर महीने ले रहे हैं। स्कूल से जुड़े सारे खर्च अभिभावकों की जेब से जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों के परिवारों का इंटरनेट और मोबाइल लैपटॉप का खर्च बढ़ा दिया है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले अभिभावकों का ये कहना है कि जो ऑनलाइन क्लास है वो प्राइवेट स्कूल जो है केवल और केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास के नाम पे पूरी की पूरी फीस वसूलना चाहते हैं। और यहीं पर अभिभावकों का ये कहना है कि जब क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो जो ट्यूशन फीस है वो भी केवल और केवल ऑनलाइन के हिसाब से लेनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है जो हमें लगता है कि सरकारें इस पे ध्यान देंगी। राजस्थान के कोटा में रंगपुर कस्बे के इस परिवार में कमाई करने वाले केवल एक व्यक्ति हैं, जो मात्र 12,000 रुपए कमाते हैं। इन पर 2 स्कूली बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। पहले स्कूल की फीस भरते थे, अब फीस के साथ साथ स्मार्टफोन और इंटरनेट का खर्च अलग से होने लगा है। शिक्षक भी अभिभावकों की ये मजबूरी समझते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों के, गाँव में स्पेशली, जहाँ हम है कि स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास। अगर है भी तो इसकी नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम रहती है। और अब जब से ये अनलॉक शुरू हुआ है स्टार्ट, तो पेरेंट्स जो हैं वो काम पे निकल गए, तो फ़ोन भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। बड़े शहरों में तो फिर भी माँ बाप कुछ न कुछ करके मोबाइल इंटरनेट की व्यवस्था कर पा रहे हैं, लेकिन उन गांवों का हाल खराब है जहां बिजली कम वक्त के लिए आती है और मोबाइल नेटवर्क खराब होना एक बड़ी समस्या है। अभी तक अभिभावक बच्चों को मोबाइल लैपटॉप पर ज्यादा देर ना बैठने की नसीहत देते थे, लेकिन अब यह मजबूरी और जरूरत बन गया है।
अगर हम टॉप सोसाइटी में देखें तो ऑलमोस्ट टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में ऑलमोस्ट सभी 90% लोगों के पास है। बट हाँ, जो रूरल बैकग्राउंड है, जहाँ पर देहात है, जहाँ पर बिजली की समस्या है, तो ऑनलाइन या वाईफाई कैसे काम करेगा, तो उस केस में ज़रूर समस्या है। अदरवाइज तो ऑनलाइन एजुकेशन आने वाले वक्त का, भविष्य का एक सोर्स है जिसने नॉलेज बैंक और रिसोर्स पर्सन और जो लर्नर है उसके बीच का गैप कम किया है। ग्रेटर नोएडा के केंद्रीय विद्यालय के छात्रों से भी हमने बात की। ऑनलाइन शिक्षा की मुश्किलों से दो चार हो रहे इन बच्चों की परेशानी जानने की कोशिश की। जब मैं क्लास अटेंड करता हूँ तो क्लास अटेंड होना ही पाती है और बीच बीच में क्लास रिमूव हो जाती है, पर कभी कभार ब्रेक होके आवाज आती है और वीडियो भी ब्रेक होके आती है। मेरे नेट में रिमूव हो जाता है और कभी कभी क्लास ही कैंसिल हो जाती है। स्कूल में जाते थे, क्लास में बैठ के पढ़ते थे और अभी ऐसे पढ़ रहे हो ऑनलाइन, दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि उसमें घर में भी बैठे रहो और थोड़ा टाइम भी मिलता है ब्रेक के लिए। परेशानियां हर तरह की परिस्थितियों में होती है। कई स्कूलों में पंखे नहीं होते, पीने का ढंग का पानी नहीं होता, बच्चों को इन परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है। और अब जब बच्चे घर पर हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो अभिभावकों को उनकी सेहत और अपने बजट की चिंता सता रही है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिक्षा हासिल करने के लिए हर पीढ़ी को किसी न किसी तरह का संघर्ष करना ही पड़ता है, लेकिन सिर्फ शिक्षा ही आपको अच्छा और सच्चा नागरिक नहीं बनाती। आज आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जहां के 90% से ज्यादा लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन फिर भी केरल से हर साल सबसे ज्यादा ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों में लोग वहां पर जाते हैं। जबकि बिहार जैसा राज्य, जिसे शिक्षा व्यवस्था में के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, जहां सिर्फ 63% लोग साक्षर हैं, फिर भी बिहार से हर साल बड़ी संख्या में लोग IAS और IPS बनते हैं। सिर्फ 2001 से 2015 के बीच ही बिहार से 68 IAS अफसर देश को मिले हैं। यानी सबसे साक्षर राज्य होने के बावजूद केरल के जो युवा हैं, ISIS की सबसे ज्यादा भर्ती भारत में केरल से होती है, और बिहार जैसा गरीब राज्य देश को IAS और IPS दे रहा है। इसके बारे में भी आप सोचिएगा। यहां हम 4 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको शरिया वर्सेस संस्कारों वाला एक विश्लेषण दिखाएंगे। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और DNA में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है।
Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की अब आपसे एक सीधा सवाल, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में क्या धर्म के नाम पर ऐसे फतवों को आजादी दी जा सकती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के दुश्मन हो? और क्या ऐसे में भी भारत को कहा जा सकता है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है? क्या ऐसे फतवों पर आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए जो लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है? क्या धर्म को अपने हिसाब से डिजाइन करने वाले मौलानाओं को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से साजिश की छूट होनी चाहिए? आज हम भारत की फतवा फैक्ट्री की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की एक समाज सुधार संस्था ने एक फतवा जारी करके टीवी देखने, कैरम खेलने और मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर गाने सुनने पर रोक लगा दी है। इस पर फतवा जारी किया है। इस संबंध में मुर्शिदाबाद के गांव अद्वैत नगर में पर्चे भी बांटे गए। ये फतवा शराब पर प्रतिबंध लगाने की आड़ में जारी किया गया है। इसमें शराब और नशीले पदार्थ बेचने वालों, जुआ खेलने वालों और लॉटरी का टिकट खरीदने वालों को सजा देने और उन पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि इसमें कैरम बोर्ड खेलने वालों पर, टीवी देखने वालों पर और मोबाइल फोन पर गाने सुनने वालों पर 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। और जो भी व्यक्ति नियम तोड़ने वालों की जानकारी देगा यानी उनकी मुखबिरी करेगा, उसे इनाम के तौर पर अलग से 200 रुपए मिलेंगे। इस फतवे में जिन बातों को गुनाह बताया गया है और नियम तोड़ने वालों पर जो जुर्माना लगाया गया है उसकी लिस्ट इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद पढ़िए। अब जरा सोचिए कि आज की तारीख में भारत जैसे देश में ऐसे इलाके भी हैं जहां शरिया कानून लागू करने की कोशिश हो रही है और ये सब कट्टरवाद को बढ़ावा देने के नाम पर हो रहा है। ये लोग दुहाई देते हैं कि फतवा जारी करने वाले तो लोगों को इस्लाम के रास्ते पर ला रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका अपना संविधान और कानून है और भारत में शरिया जैसे कानूनों और फतवे के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर इन लोगों को इस आजादी की कीमत समझ में नहीं आती तो इन्हें चीन जाकर वहां के 2.5 करोड़ मुसलमानों की हालत देखनी चाहिए जो किसी भी कीमत पर चीन से आजादी मांग रहे हैं, क्योंकि वहां पर मुसलमानों को ना तो दाढ़ी रखने की इजाजत है, ना बुर्का पहनने की इजाजत है मुस्लिम महिलाओं को, और ना ही रमजान के दिनों में रोजा रखने की इजाजत है। ऐसे सारे भारत के कट्टरवादियों को हम ये कहना चाहेंगे कि चीन के मुसलमानों की तरफ देखें और अगर बचाना है कुछ तो चीन के मुसलमानों को बचाएं। चीन इन मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने के लिए शिनजियांग प्रांत में 15,000 मस्जिदें अब तक तोड़ चुका है और किसी मस्जिद की जगह पर पब्लिक टॉयलेट बनवा दिए गए हैं तो किसी की जगह पर शराब और सिगरेट की दुकानें खुल गई हैं। भारत में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने वाले ये लोग अगर एक बार चीन जाकर आएंगे तो इन्हें भारत से मिली आजादी की असली कीमत का एहसास एक दिन में हो जाएगा।
कट्टरता के बाद अब आपको भारत के संस्कारों की एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आज फ्रांस से आई है, जहां के राष्ट्रपति भवन में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन नमस्ते के साथ किया। इस वीडियो को देखिए। वेलकम। Thank you. Welcome. Thank you for the invitation. No, how are you? I'm fine. And how are you? There you are. At the best place in the world. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you for the invitation. No, how are you? तो देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है। फ्रांस और जर्मनी के जो सर्वोच्च नेता हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अब नमस्ते करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ये भारतीय संस्कारों की जीत है जिसे पूरी दुनिया अब अपना रही है। दुनिया के कई नेता और हस्तियां अपने जीवन में नमस्ते को शामिल कर चुके हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के दौर में किसी से हाथ मिलाने का या गले मिलने का समय अब चला गया, अब नहीं रहा। नमस्ते शब्द संस्कृत के नमः शब्द से बना है। नमस्ते में नमः का अर्थ है झुकना और ते का अर्थ है आपके लिए, यानी नमः ते, यानी नमस्ते वो मुद्रा है जो आप किसी को झुककर प्रणाम करते हैं। जिसमें नमस्ते भारतीय संस्कृति और परंपरा में अभिवादन का सबसे प्रचलित तरीका रहा है। आप अपने दोस्तों से, बड़ों से या छोटों से नमस्ते कहकर मिल सकते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसा शब्द है जो किसी से मिलते वक्त उम्र, वर्ग और रिश्ते का भेद नहीं करता। जबकि नमस्ते के अंग्रेजी संस्करण हेलो में ये स्वतंत्रता नहीं है। सोचकर देखिए, आप हर किसी से हेलो नहीं कर सकते, क्योंकि नमस्कार सबसे विनम्र तरीका है। नमस्कार को तेलुगु में नमस्कारा मुलु कहा जाता है और भारत के हर भाषा में नमस्कार के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। वैसे अगर आप चाहें तो बिना कुछ बोले भी नमस्ते कर सकते हैं। बात सिर्फ कोरोना की नहीं है, नमस्कार हमारे संस्कारों का हिस्सा है, हमारे डीएनए में है। इसलिए आपको अभिवादन के इस तरीके को बढ़ावा जरूर देना चाहिए। भारत के कई राजनेता अक्सर आम लोगों के बीच जाने से बचते हैं और दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों में ऐसा नहीं होता। और नया उदाहरण है अमेरिका, जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद जब लौट रहे थे तो अचानक एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। वो पहले रुके, इस रेस्टोरेंट में पहुंचे और उन्होंने वहां से एक बड़ा सा पिज्जा खरीद लिया। जब उनसे एक रिपोर्टर ने इस रेस्टोरेंट में आने का कारण पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यहां बहुत अच्छा पिज्जा मिलता है। आपको आज की ये तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए। See ya. Yeah. What you got? Mr. President, why did you want to come here today specifically? Because they have great pizza. They supposedly have the best pizza. We'll let you know about it in a half hour. Thank you, everybody. Thank you, guys. Thank you, guys. Out the door, guys. Out the door. Out the door. Out the door, guys. Let's go. Let's go. Let's go. Out the door. Let's go. Turn around. Turn around. हमारे देश में नेताओं को बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही कंजर्वेटिव माना जाता है और हमारे यहाँ की जो राजनीति है वो हमारे देश के नेताओं को इतनी स्पेस नहीं देती कि वो अपना ये रूप भी लोगों को दिखा सके। लेकिन आपने इन तस्वीरों को देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, रास्ते में रुकते हैं और कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, यहाँ से पिज्जा खरीदते हैं और उसके बाद देश के हर टीवी चैनल पर उनकी ये तस्वीरें छाई हुई हैं। आपको याद होगा जब कुछ महीने पहले हमारे देश में लॉकडाउन था तब देश की सड़कें बिल्कुल सूनी हो गई थी और सड़क दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई थी। दुर्घटनाएं इसलिए कम हुई क्योंकि लोग सड़कों पर थे ही नहीं। लेकिन लॉकडाउन हटते ही देश की सड़कें एक बार फिर से दुर्घटनाओं का केंद्र बन गई हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी आया है। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद और इसके समाप्त होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में ही 1 मई से 31 जुलाई के बीच 794 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 248 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो सड़क पर पैदल चल रहे थे। 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच पैदल चलने वालों के साथ 239 हादसे हुए, जिनमें
43 की मौत हो गई। इस मामले में मुंबई की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मुंबई जून और जुलाई के महीने में कुल 5,049 लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए। पूरे महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 1 अगस्त से 19 अगस्त के बीच 5,717 लोग सड़क हादसों में मारे गए। सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही और नियमों का उल्लंघन। लॉकडाउन में सड़कें पूरी तरह से खाली थीं क्योंकि लोगों की आवाजाही पर पाबंदी थी, लेकिन जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियां ही तब सड़क पर दिखती थीं। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आने लगे और गाड़ी चलाने के मामले में फिर से वही दौर लौट आया जो पहले था और इसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ने लगी। इस समस्या पर हमने आज एक विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आज आपको देखना चाहिए। और देखिए कि भारत के लोगों ने सब कुछ सीख लिया, लेकिन सड़कों पर चलना आज भी भारत के लोगों ने नहीं सीखा है। कुछ महीने पहले जब लॉकडाउन था तो सड़कें खाली होती थी। सड़क पर जरूरी वाहनों के अलावा कोई नहीं था। जून से अनलॉक शुरू हुआ तो सड़कें खाली देखकर लापरवाही से वाहन चलाने वालों की संख्या बढ़ गई और गाड़ियों की रफ्तार तेज हो गई। इसी वजह से अनलॉक चरण में सड़क हादसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। नोएडा में 18 अगस्त को सेक्टर 168 में एक हादसा हुआ, जिसका सबसे बड़ा कारण था खाली सड़क मिलने पर तेज रफ्तार से वाहन चलाना। ड्यूटी से घर लौट रहे नीरज को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज हादसे की पूरी कहानी बयां करती है। सड़कों पर कम ट्रैफिक देखकर तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड से आ रही एक बाइक से उनकी टक्कर हो गई थी। नीरज का परिवार इस बात से दुखी है कि नीरज सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया। टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में वो तो गिर गए, उनके ऊपर से उनकी बाइक भी गिर गई। फिर गाड़ी में कुछ लोग आए, 2-3 लोग आए, उनके दोस्त हों या उनके पेरेंट्स हों, हमें नहीं पता कौन थे वो लोग। तो उनको गाड़ी में बिठा के उनको अपने पेरेंट उसको भी ले गए, पेशेंट को भी, और अपनी बाइक को भी उठा के ले गए। उनको झांक के तक ये नहीं देखा कि हो सकता है इस बंदे को भी हम ले चले, इसकी भी जान बच जाए, तो उसको नहीं लेके गए, वहीं छोड़ दिया। दिल्ली के शक्ति सिंह की पत्नी के साथ भी ऐसा ही एक सड़क हादसा हुआ। अस्पताल में भर्ती बेटी के इलाज के लिए प्लेटलेट्स की जरूरत पूरी करने वो पत्नी के साथ जा रहे थे। अचानक गलत दिशा से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई। हादसे की वजह से वो समय पर प्लेटलेट्स लेकर अस्पताल नहीं पहुंच पाए, जिससे उनकी बेटी की भी मौत हो गई। हमारे लेफ्ट साइड से जो BMW कार आई थी वो बहुत तेज से, हमें दिखाई भी नहीं दी वो गाड़ी, तो एकदम से टक्कर मारी और हम आधे पौन घंटे हम बेहोश हो गए तीनों। हमें आके DCP साहब थे, SHO साहब थे, उन्होंने उठाया हमें आके, फिर वो आके ले गए। तो हमारे जैसे हमें होश आया, हमने देखा कि प्लेटलेट की जरूरत थी हमें। अब देखा प्लेटलेट तो रोड पे बिखरा हुआ था बिल्कुल। हादसे की ऐसी ही एक कहानी बेंगलुरु से भी आई है। ये तस्वीरें श्रीराम मलू की है। वो भी वाहन चलाने में बरती जाने वाली लापरवाही का शिकार बन गए। श्रीराम लू को खाली सड़क पर एक तेज रफ्तार बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी। वो एक्चुअली लॉकडाउन तब भी रिमूव किया था, सो देयर वाज लिटिल फ्री मूवमेंट। सो दिस गाय, टू व्हीलर गाय, ही वाज कमिंग एट टू मच स्पीड एंड ही वाज जस्ट क्रॉसिंग द रोड एंड ही हिट हिम. He fell on the head, and the kicker also got stuck in his leg, and he was dragged for some distance. अनलॉक चरण में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या पहले के मुकाबले कम है, लेकिन उनकी रफ्तार कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि बेंगलुरु शहर में हादसों के आंकड़े चौंकाते हैं। बेंगलुरु में 31 जुलाई 2020 तक 1818 सड़क हादसे हुए, जिनमें 356 लोगों की मौत हो गई। इन हादसों में 1579 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। Again and again, BTP is telling the road users that the rules are there for your safety. You think your safety first. Don't follow the rules just to avoid fines. To save your lives, your life and other lives, you should use
you should obey the rules. सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है खाली सड़क देखकर तेज रफ्तार से गाड़ी निकालने की कोशिश। दरअसल लॉकडाउन के खत्म होने के बाद से धीरे धीरे शहरों में ढील दी जा रही है। ऐसे में लोग भी सड़कों पर कम वाहन देखकर लापरवाही से गाड़ियां चला रहे हैं। इसी लापरवाही की कीमत दूसरों को अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले लोग कहते थे कि भारत में सड़कें नहीं हैं, फिर कहते थे कि सड़कें तो अब धीरे धीरे बनने लगी हैं, लेकिन गाड़ियां कहां हैं, गाड़ियों की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। अब भारत में आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गाड़ियां मिलती हैं। भारत में हाईवेज बन गए, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई, लेकिन इन सब के बाद आपने ये देखा होगा कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, अच्छी गाड़ियां आई, सड़क आए, दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, गाड़ी का इस्तेमाल कैसे करना है, गाड़ी को चलाना कैसे है, सड़क का इस्तेमाल कैसे करना है, सड़क पर नियमों का पालन कैसे करना है, ये हमारे देश के लोगों को अभी तक नहीं आया। और कोरोना वायरस ने दुनिया भर के बड़े से बड़े लोगों को अनुशासन सिखा दिया, लेकिन इस मामले में हमारे देश में अब तक कोई अनुशासन नहीं आया है। इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है।
ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं।
नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। कोयला को जलाने से पैदा होने वाली गैस को रोशनी में बदलने वाले मशहूर आविष्कारक विलियम मर्डॉक का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1754 में हुआ था। उन्होंने गैस लाइट और सिलेंडर स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। वर्ष 1792 में इंग्लैंड के शहर रेडरूथ में सिर्फ उनका ही घर ऐसा था जहां पर गैस की मदद से रोशनी की गई थी। वर्ष 1802 में उन्होंने पहली बार ब्रिटेन के सोहो फाउंड्री में कोल गैस से चलने वाली स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल किया था और 23 साल की उम्र में विलियम मर्डॉक स्टीम इंजन की खोज करने वाले जेम्स वॉट से मिलने के लिए 480 किलोमीटर पैदल चलकर उनके पास पहुंचे थे। आज ही के दिन वर्ष 1911 में पेरिस के विश्व प्रसिद्ध लूवर म्यूजियम के एक कर्मचारी ने लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को चुरा लिया था। बाद में ये पेंटिंग इटली में मिली थी और पूरे 2 साल बाद 1913 में वापस इसी म्यूजियम में लाई गई थी। आज भी ये पेंटिंग इसी म्यूजियम में रखी है। इटली के लियोनार्डो दा विंची 15वीं सदी के महान चित्रकार और मूर्तिकार थे। करीब 500 वर्ष पुरानी मोनालिसा की पेंटिंग को लूवर म्यूजियम में एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे आजकल रखा गया है। वर्ष 1995 में आज ही के दिन मशहूर खगोल भौतिक विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का निधन हुआ था। चंद्रशेखर ने तारों की संरचना और उनके विकास की प्रक्रिया का गहरा अध्ययन किया था और उन्होंने ही यह बताया था कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार यानी सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते और आखिर में वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं यानी ब्लैक होल बन जाते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और चंद्रशेखर का जन्म लाहौर में हुआ था और वर्ष 1953 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, वर्ष 2006 में आज ही के दिन मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का निधन वाराणसी में हुआ था। वर्ष 1916 में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्ला खां गंगा जमुनी तहजीब के सच्चे प्रतीक थे। मुस्लिम होने के बावजूद वो देवी सरस्वती के बहुत बड़े उपासक थे और खास बात यह है कि बिस्मिल्ला खां को वर्ष 1947 में देश की आजादी की पूर्व संध्या पर और वर्ष 1950 में गणतंत्र दिवस समारोह में शहनाई बजाने का गौरव मिला था। उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सुशांत सिंह राजपूत, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, पालघर के साधु और इस देश के 135 करोड़ लोगों का न्याय पर बराबर का अधिकार है। इसलिए इंसाफ देते समय छोटे और बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नमस्कार। अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं।